नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली हमारे बीए सेकंड ईयर वालों के लिए भूगोल ज्योग्राफी को लेकर अति महत्वपूर्ण क्लासों पर अति महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों उन्हीं सवालों पर डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों 2023 का न्यू एडिशन आप सभी के सामने पेश हो रहा है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि 2023 का एडिशन 2024 में काम नहीं आएगा। दोस्तों ये हर साल वही सवाल रहते हैं जो अब 2000 शब्दा में सवाल पूछे गए वो तो सेम रहेंगे, क्योंकि 2000 शब्दा में जो सवाल पूछा गया वो तो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो चाहे 2024 का एडिशन हो, अगले साल का एडिशन हो, 2022 का एडिशन हो, 2023 का एडिशन कोई भी हो, लेकिन पिछले एग्जामों में जो सवाल पूछे गए वो तो सेम ही रहने वाला है। दोस्तों ठीक है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित है। दोस्तों भूगोल हिंदी साहित्य भूगोल की वन सीरीज है, हिंदी साहित्य की क्लास से भी लगती है। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों चलिए आज की क्लास में हमने पिछले क्लास में जो सवाल छोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है एक अंतर स्पष्ट करने के लिए आपके सामने सवाल है कि नियतवाद और संभववाद ये सिद्धांत है, नियतवाद और संभववाद सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए नियतवाद और संभववाद। नियतवाद क्या होता है कि नियतवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। दोस्तों जो नियतवाद जो विचारधारा है, नियतवाद की जो विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की प्रत्येक क्रियाकलाप, मनुष्य जो भी अपने जीवन में क्रियाकलाप करता है वो उस क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। दोस्तों जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपने पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है, वो एक नियतवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है और वो वातावरण के नियंत्रण में करता है, ये विचारधारा है वो नियतवाद में आती है। और संभववाद में क्या है कि इस संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। दोस्तों पर्यावरण में परिवर्तन करने में जो मनुष्य है वो समर्थ है तथा वह प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग है वो कर सकता है। संभववाद सिद्धांत क्या बताता है? मनुष्य अपने पर्यावरण में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों अगर माहौल अच्छा नहीं है तो मनुष्य चाहे तो एक ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है, खुद उस बिगड़े हुए वातावरण को एक शुद्ध वातावरण में बदलने की क्षमता रखता है। यानी कि वो एक मनुष्य वो पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए भी उपयोग वो कर सकता है। ये आता है संभववाद में, यानी कि मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी चीज को संभव कर सकता है। और नियतवाद, मनुष्य जो अपने जीवन में क्रियाकलाप करता है, जो कार्य करता है, वो कार्य है वो पर्यावरण के नियंत्रण में आता है। ठीक है, एक नियतवादी सिद्धांत है, नियत है। नियतवादी सामान्य रूप से मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते। दोस्तों नियतवादी जो विचारधारा है वो सामान्य रूप से मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक है वो समझते हैं, जो कि पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है। दोस्तों मानव को एक निष्क्रिय कारक मानता है कौन? ये निष्क्रियवादी सिद्धांत है, विचारधारा है, वो मानव को एक निष्क्रिय कारक मानते हैं, क्योंकि ये मनुष्य है वो पर्यावरण कारकों से प्रभावित हो। दोस्तों पर्यावरण कारक कैसे? जैसे कि गर्मी की ऋतु है, जो कुछ भी आइसक्रीम वगैरह है, जैसे कि ठंडी सामग्री है, वो गर्मी ऋतु में बिकती है, यानी कि अभी इस टाइम के जून जुलाई के महीनों में ये वो बिकती है। तो वो एक मौसमी एक धंधा है, हम कह सकते हैं, काम है। अगर हम वो क्रियाकलाप है, वैसा काम है जो कि मौसम के अनुसार चलता है। तो यही हो गया एक नियतवादी विचारधारा। और संभववाद विचारधारा वो होती है जो निरंतर चलती रहती है, और ऐसी विचारधारा है जिसमें हम किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं। ये संभववाद है और ये नियतवाद है। ठीक है, संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्व स्थान देता है। दोस्तों संभववाद सिद्धांत है वो प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। प्रकृति की तुलना में, वातावरण की तुलना में मानव को सबसे अधिक महत्व देता है तथा उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। ठीक है, एक सक्रिय शक्ति के रूप में मानव को देखता है, लेकिन ये इसका विरोधी है, ये वातावरण को मानता है और ये मानव को मानता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नियतवाद की विचारधारा को मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता
जीवन पद्धति आदि को पर्यावरण के भौतिक कारक द्वारा प्रभावित माना जाता है। दोस्तों, जो ये नियतवादी सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि इसको मानने वाले मानव के आचरण निर्णय क्षमता, मानव की क्षमता, मानव की कार्यकुशलता, कितना होशियार है मानव किसी कार्य को करने में, जीवन पद्धति, मानव की जीवन पद्धति कैसा कार्य करता है, कैसा जीता है, उसकी जीवन पद्धति आदि को पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों, पर्यावरण के जैसे कि भौतिक कारक है, वो भौतिक कारक पर्यावरण के मानव को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये संभववाद सिद्धांत है वो इस विचारधारा के अनुसार इस सिद्धांत की मनुष्य प्रकृति का दास होता है। मनुष्य है वो प्रकृति का दास है, अस्वीकृत कर दिया। दोस्तों, जो एक सिद्धांत दिया गया कि मनुष्य प्रकृति यानी कि वातावरण का एक दास है, ये नहीं माना इसने। किसने? संभववाद सिद्धांत ने प्रकृति का मनुष्य दास है ऐसा नहीं माना, यानी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे है नियतवाद की विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख जो कि मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित है वो करता है। ठीक है, नियतवादी सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण के सर्वप्रमुख मनुष्य कोई समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। मनुष्य की जो सारी की सारी क्रियाकलाप है, मनुष्य के जो सारे के सारे कार्य है, वो पर्यावरण प्रभावित कर सकती है। लेकिन जो कुछ भूगोलवादियों का मानना है कि मनुष्य प्रकृति के तत्वों को अपने लाभ के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रकृति के जो भी तत्व होते हैं उसको मनुष्य एक उपयोग करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, लाभ उठाने के लिए एक क्या होता है? स्वतंत्र प्राणी होता है। इस दृष्टि से मनुष्य को उसके भौतिक पर्यावरण की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थान है वो प्राप्त है। मनुष्य को स्थान है भौतिक पर्यावरण की अपेक्षा मनुष्य को एक महत्वपूर्ण स्थान है वो प्राप्त किया है। किसने? इस संभववाद सिद्धांत ने दिया है मनुष्य को वैसे महत्व दिया है, और नियतवाद विचारधारा ने प्रकृति को महत्व दिया। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन पर पर्वतीय पर्यावरण का प्रभाव सभी स्थानों पर समान नहीं है। दोस्तों, मानव जीवन पर जो पर्वतीय पर्यावरण है, मानव जीवन के अंदर जो पर्वत के पर ऊपर जो पर्यावरण का प्रभाव वो सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता। अब अलग अलग पर्वतों पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्वत होते हैं, तो वहां पर अलग अलग पर्वतों पर मौसम, वातावरण भी अलग अलग होता है। तो मानव जीवन पर पर्वतीय पर्यावरण का प्रभाव सभी स्थानों पर समान नहीं होता। स्पष्ट करना पड़े, पर्वतीय पर्यावरण का प्रभाव मानव के सर्वत्र एक ही जैसा होता है, जिसका कारण पर्वतीय प्रदेशों में ढाल, ऊंचाई संबंधी विशेषताओं का होना है। ये विशेषता इस प्रकार है। ऊंचाई की विशेषता दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हम जमीन पर है तो यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है। अगर हम पर्वतों पर चले जाएंगे तो वहां पर तापमान न्यून होगा, यानी कम होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि धरातल की अपेक्षा पर्वतों पर तापमान है वो कम होता है। तो चलिए, अब तापमान कम है तो वातावरण में फर्क होगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, इन प्रदेशों की समस्त भूतल की अत्यधिक कमी हो। दोस्तों, जो समतल भूतल होता है, समतल भूमि होती है, उसकी कमी होती है पर्वतों पर, इसलिए कृषि आदि कार्यों के लिए पर्याप्त है वो भूमि नहीं मिल पाती। पर्याप्त भूमि कृषि करने के लिए पर्याप्त भूमि इस पर्वत क्षेत्रों पर नहीं मिल पाती है। अगला है, अनेक पर्वतों में आर्थिक संसाधन अवश्य मिलते हैं। दोस्तों, आर्थिक संसाधन है वो पर्वतों में मिल जाते हैं, किंतु उसका विदोहन करना कठिन हो। दोस्तों, उसका यूज करना, उसका विदोहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, अगला है, पर्वतों की भूरचना प्राय जटिल होती है। कैसी? तो पर्वतों की जो भूरचना होती है वो कैसी होती है? जटिल होती है, जिससे आवागमन के मार्गों में बनाने में कठिन है। दोस्तों, आवागमन के पर्वतों की जो भूरचना होती है, भूमि की रचना होती है, वो बहुत ही कठिन होती है, जटिल होती है, बिल्कुल जड़ी हुई होती है पर्वतों से, जिससे आवागमन यानी आने जाने का जो मार्ग होता है उसको बनाने में कठिनाई आती है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रास्ते को बनाना पड़ता है पर्वतों के अंदर। पर्वतीय क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान कम होता है। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वैसे नेटवर्किंग की तो बहुत ही कमी होती है। आजकल तो थोड़ा विकसित हो गया है कि जहाँ जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ पर भी नेटवर्क लगा लिए जाते हैं, तो बहुत ही कमी होती है, नेटवर्क की बहुत कमी रहती है, तो वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान बहुत मुश्किल से हो पाता है। ठीक है, अगला है, शीतकाल में पर्वतों की जलवायु
निकटवर्ती मैदानों की अपेक्षा बहुत ठंडी होती है, अतः मौसम, कृषि, व्यापार, अन्य क्रियाएं करना कठिन हो। दोस्तों मौसम के अनुसार व्यापार, कृषि और अनेक प्रकार की जो अन्य क्रियाएं होती है वो भी करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पर्वतों का धरातल असमान हो। दोस्तों पर्वतों का जो धरातल होता है, पर्वतों के ऊपर की जो भूमि होती है वो असमान होती है, उबड़ खाबड़ होती है, अतः मानव इन प्रदेशों में पहाड़ी ढालों का ही अधिक उपयोग करता है। मानव है वो पहाड़ी ढालों का उपयोग करता है। अधिक ऊंचे भाग सदैव बर्फ, अधिक ऊंचे भाग होते वहां पर सदैव बर्फ जमी रहती है। हिम रेखा की ऊंचाई भी सर्वत्र समान नहीं होती है। मानव के उद्योग, मानव के बसाव, व्यापारिक मार्गों पर बहुत ही प्रभाव है वो पड़ता है। ठीक है, चलिए 16वें सवाल पर पढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, जलवायु मानव के शरीर एवं मानसिक विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों जलवायु आप लिख सकते हैं कि जलवायु होती है, वातावरण होता है, वो मानव के मानसिक, मानव के मन और शरीर, मानव के शारीरिक और मानसिक विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालती है वो लिखना है। दोस्तों अगर आप ये तो रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने 11-12 में पढ़ा होगा तो मानव शरीर पर जो शारीरिक और मानसिक जलवायु का प्रभाव है वो आपने पढ़ा होगा। इसलिए ये सवाल आपके लिए लॉजिक टाइप लगता है मुझे, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि आप यदि एग्जाम में आप भी जाए तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पर ऐसे छोटे छोटे सवालों को बिल्कुल करवा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अति इंपॉर्टेंट सवाल को खोज कर आप सभी के सामने पेश करवाया जाएगा। दोस्तों चलिए, ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया, देख लेते हैं सवाल क्या है कि मानव के क्रियाकलाप स्थल रूप से निर्धारित होते हैं। दोस्तों मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, मानव के क्रियाकलाप के जो स्थल होते हैं, मानव के क्रिया करने के, कार्य करने के जो स्थल होते हैं, उसके रूपों से निर्धारित होते हैं। उदाहरण से भू आकृति का मानव जीवन पर प्रभाव, भू आकृति का, भूमि की जो आकृति है उसके आधार पर मानव जीवन का प्रभाव किस प्रकार से है। मानव निवासों के लिए सर्वोत्तम भू आकृति मैदान। दोस्तों मानव के निवासों के लिए सर्वोत्तम जो भू आकृति है वो कैसी है, मैदानी आकृति की है। मैदानों में जीविकोपार्जन के लिए भूमि, कृषि, सिंचाई, पशुचारण, उद्योग, परिवहन, संसार की पूरी सुविधाएं होती है। मानवीय बस्तियां बनाने के लिए और उसमें विकास के लिए भी मैदान ही सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। मैदानों की अपेक्षा पठारी भूमि पर कृषि और निवास की सुविधाएं कम होती है। दोस्तों मैदान की अपेक्षा जो पठारी होती है, पठारी भाग होता है, पर्वतीय भाग होता है, वहाँ पर उस भूमि पर कृषि और निवास की सुविधाएं वो बहुत ही कम होती है। लेकिन समतल भूमि होती है वहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर धरातल पर तो मिल जाती है रहने के लिए सुविधा, लेकिन हम पठार की ओर चले जाए तो वहाँ पर हमारे रहने के लिए सुविधाएं वो कम हो जाती है। और पर्वतीय भूमि में बहुत सारी बाधाएं आती है। पर्वतों में सिंचाई के लिए नहरों के बहाव में ऊंची नीची भूमि से बाधा आती है। दोस्तों पर्वतों में सिंचाई के लिए नहरों के बहाव में ऊंची नीची जो भूमि होती है वहां पर भी दोस्तों नहर निकलती है। जब ऊपर से झरने बहते हैं, ऊपर पहाड़ों से जब नीचे झरने बहते हैं तो वो झरने बहने से जो पर्वतों की ऊंची नीची भूमि होती है उसमें बाधा आ जाती है, और पर्वतों में नहरें काटना अत्यधिक कठिन है। दोस्तों पत्थरों में नहरों को काटना, नहरों के रास्ते बनाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। पर्वतों में कुएं नहीं खोदे जा सकते। यहाँ परिवहन की सबसे बड़ी कठिन है। दोस्तों यहाँ पर परिवहन यानी आने जाने का जो रास्ता होता है उसे परिवहन के नाम से जानते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन यानी आवागमन के साधन होते हैं, रास्ते होते हैं, उसको बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए उद्योगों और कारखानों के स्थापित होने की पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से कोई गुंजाइश होती है। दोस्तों अगर हम चाहें कि कारखाने स्थापित किए जाए पहाड़ों के अंदर तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां पर बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं पहाड़ों को खोदने में। पर्वतों पर निवास करने वाले मनुष्य का उद्यम निर्वाह कृषि और पशुचारण होता है। कुछ लोग फलों के बगीचे लगाते। दोस्तों पर्वतों पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि फलों के बगीचे लगाते हैं, बहुत सारे फल पकाते हैं, फलों के बगीचे लगाते हैं। यहाँ छोटे घरेलू उद्योग का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे उद्योगों का निर्माण है वो करते हैं। ठीक है, पर्वतों से मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ यह है दोस्तों, पर्वतों पर रहने वाले लोगों को पर्वतों से सबसे बड़ा ये लाभ मिलता है कि पर्वतों पर जो जलवृष्टि या हिमपात होता है उससे नदियों को जल प्राप्त होता है। दोस्तों
पर्वतों पर जो हिमपात होता है, उस हिमपात से जो नदियों में वो जल प्राप्त होता है, नदियों में जल आता है। पर्वतीय नदियों और झरनों से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। पर्वतीय झरनों से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न, जिससे मैदानों में विशाल उद्योगों का संचालन होता है। जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अनेक देशों के नाम आ रहे, स्वीडन और स्कॉटलैंड पर्वतीय देश हैं। इन्होंने जल विद्युत को की सहायता से अनेक देश के उद्यान है वो उद्योग प्रदान बना लिया है। यहाँ अनेक प्रकार के यंत्र, घड़ियाँ, कागज, दिया सलाई, निकली रेशम वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, प्लास्टिक, बिजली का सामान बनाने के उद्योग वो स्थापित हो गए दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये संभव किया गया है दोस्तों, ठीक है। मैदानों में मानवीय विकास और आर्थिक विकास के लिए सबसे अधिक सुविधाएं मिलती है। मैदानों में बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। कृषि के लिए समतल भूमि मिल जाती है, सिंचाई के लिए कुएं खोदने और नहर बनाने की आसानी से जल को खेतों में पहुंचाने की सुविधा है। पर्वतों की ऊंची भूमि नहीं होती दोस्तों, पर्वतों की जैसी ऊंची भूमि वो मैदानों में नहीं मिलती, इसलिए बहुत ही समतल भूमि होने के कारण सिंचाई कर सकते हैं। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ होती है, जिस पर कृषि की उपज निर्भर। दोस्तों मैदानों की जो मिट्टी होती है, मैदानों की मिट्टी होती है, उस पर वो उपजाऊ होती है। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण जिस पर कृषि उपज निर्भर होती है दोस्तों, कृषि अच्छी होती है मैदानों में। कृषि में पर्वतों में भूमि अपरदन के कारण मिट्टी बह जाए दोस्तों। पर्वतों के अंदर जब ऊपर से नीचे झरने आते हैं तो साथ साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर है वो साथ साथ में बह जाते हैं और भूमि अनुपजाऊ हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैदान में ऐसा नहीं होता है, समतल जमीन होती है और वहीं पर पानी इकट्ठा पड़ा रहता है और झरने बहते नहीं है और अपरदन भी नहीं होता है और अच्छी भूमि रहती है, इसलिए उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन के लिए सड़कों और रेल मार्गों को बनाने की सुविधा मैदानों में दोस्तों। परिवहन के लिए दोस्तों, जब परिवहन यानी आने जाने की जो सुख सुविधा होती है, जो मार्ग होते हैं आने जाने के लिए, वो परिवहन कहलाते हैं। तो परिवहन के लिए सड़कों और रेल मार्गों को बनाने में सुविधा मैदानों में बहुत ही सुविधा रहती है परिवहन मार्ग बनाना, ठीक है। उद्योगों और वाणिज्य के लिए कारखानों, फैक्ट्रियों, बैंकों, बीमा कंपनियों, व्यापारिक कार्यालयों और निर्माणशालाओं की इमारतें बनाने के लिए मैदान में सबसे अधिक सुविधा होती है दोस्तों। मैदान में अनेक प्रकार की सुविधा उत्पन्न हो जाती है। बहुत ही कंपनियां बनानी है, बीमा कंपनी बनानी, बैंक खोलनी है, फैक्ट्री बनानी, व्यापार करना है, कार्यालय खोलना है, फैक्ट्री बनानी, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है। पर्वतों पर उद्योगों की स्थापना से सबसे बड़ी बाधा परिवहन की कठिनाई है दोस्तों। पर्वतों पर उद्योग की स्थापना में सबसे बड़ी बाधाएं वो परिवहन दोस्तों। पर्वतों पर उद्योग तो बना लिए जाते हैं, लेकिन उद्योग बना लिए गए तो वहां पर उद्योग से जो उत्पादन प्राप्त होगा उसे परिवहन तो करना पड़ेगा। अब पर्वतों की ऊंचाई पर कोई माल बना दिया गया है तो उस माल है वो प्रोडक्ट है, उसे बेचना तो पड़ेगा। बेचने के लिए परिवहन यानी मार्ग की जरूरत पड़ती है, तो मार्ग बनाना मुश्किल हो जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग बनाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर ये कठिनाई आती परिवहन की, इसलिए वहाँ पर उद्योग स्थापित करने में बड़ी बाधा परिवहन है, ठीक है। क्योंकि कच्चे मालों तथा कोयले आदि शक्ति के संसाधनों को कारखानों तक पहुंचाने के लिए और निर्मित सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन मार्ग सुगम होने चाहिए, जबकि पर्वतों में मार्ग बड़े दुर्गम और कष्टदायक होते हैं दोस्तों। दुर्गम मार्ग मिलते हैं, अगर है भी तो दुर्गम है, उबड़ खाबड़ है और कष्टदायक होते हैं। और फैक्ट्री है, अगर हम लोग पर्वतों पर फैक्ट्री तो खोल सकते हैं, लेकिन वहां पर कच्चा माल ले जाना पड़ेगा। वहां पर कच्चे माल को पकाकर कोई ऐसी सामग्री बना दी, जैसे कि कच्चा माल सरसों ले गए, यहाँ से सरसों लेकर गए फैक्ट्री में, फैक्ट्री है बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र में फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ले गए कच्चे माल यानी कि सरसों को ले गए, तो वहां पर सरसों को पीछा गया और तेल बनाया गया यानी पक्का माल बनाया गया, तो तेल को अब वापस भेजना पड़ेगा बाजार में बेचने के लिए। तो वो सिस्टम बनाने के लिए आने और जाने की व्यवस्था के लिए मार्ग तो होना चाहिए। अच्छा मार्ग होगा तो सुव्यवस्थित अच्छी तरीके से माल जाएगा। अगर परिवहन यानी कि सड़कें अच्छी नहीं है तो कैसे जाएगा। अब सड़कें बहुत ही बड़ी बाधा बन गई है। उद्योग तो खोल सकते हैं, लेकिन आने जाने की सुविधा नहीं होने के कारण पर्वतों पर उद्योग नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त कारणों से, इन सारे कारणों से संसार की 97% जनसंख्या मैदानों पर निवास करती है। चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, पश्चिमी यूरोप के प्रदेशी भूवर्तीय
सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इत्यादि में सबसे अधिक जनसंख्या मैदानों में रहती। दोस्तों अनेक प्रकार के देश हैं, अनेक अनेक जैसे कि देशों के नाम दिए, सोवियत संघ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है इत्यादि देशों में अधिक से अधिक जनसंख्या मैदानों में निवास करती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी सुख सुविधाएं वो उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल। हमने एक और बार इस सवाल को डिस्कस कर लिया है दोस्तों। 2016 के एग्जाम में पूछा गया कि बुशमैन जनजाति के निवास, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विस्तृत वर्णन की। दोस्तों बुशमैन जनजाति है, उसका निवास किस प्रकार का है, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है और उसकी समाज किस प्रकार की, उसका विस्तृत वर्णन हमें करना है। बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तृत वर्णन, उसका आवास कैसा है, निवास कैसा है, अर्थव्यवस्था कहती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए 2016 का एग्जाम अति इंपॉर्टेंट सवाल। निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, रहने का जो घर है वो किस प्रकार का है। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीकी संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तथा आसपास के उत्तरी क्षेत्र में विस्तृत वीरान कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये लोग नेटाल, वासुतोलैंड, द रोडेशिया के सुदूर और उत्तर पूर्व भाग की ओर फैले हुए। इसको अक्षांशीय विस्तार है वो 18 डिग्री 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बेचुआना लैंड में स्थित है। ठीक है, अगला है इसका भोजन देख लेते हैं। बुशमैन जनजाति का भोजन किस प्रकार का है। बुशमैन जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका संघ के क्षेत्र में तो रहती है, लेकिन इसका भोजन, इसके किस प्रकार का भोजन करती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, मछली, पौधों की जड़ों, शहद इसके भोजन के रूप में मुख्य अंग होते हैं। ये छोटे कीड़ों को खाना अधिक पसंद करते हैं। दोस्तों छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उसको खाना है वो बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। कौन, बुशमैन जनजाति है वो छोटे मोटे कीड़ों को खाना पसंद करता है। ठीक है, दीमक यानी जो होती है ना ईदू, वो हमारे जैसे कि वो चारपाई है या फिर कोई दरवाजा है, उस वो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उस पर जो एक रेड टाइप की जो धारियाँ बन जाती है और उसके अंदर एक छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उसे हमारे नॉर्मल भाषा में ईदू कहते हैं और इसे दीमक, हिंदी में दीमक कहा जाता है। और चींटियाँ, दीमक, चींटियाँ, उनके अंडे, इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं, इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं। किसके, बुशमैन जनजाति है वो ईदू को खा जाते हैं, दीमक को खा जाते हैं, चींटियाँ हैं, चींटियाँ कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं और अंडे के अधिक बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में ये भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, स्त्रियों और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि को अधिक खाते हैं। ठीक है, वो स्त्रियाँ होती है, बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियाँ होती है वो स्त्रियाँ कंदमूल, फल, तरबूज आदि को खाती है। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते। दोस्तों भविष्य आगे आने वाले जो संतति है उसके लिए भोजन यानी कि व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे आज तो खाने के लिए व्यवस्था है, लेकिन आज से 7 दिनों बाद में हम क्या, अब 7 दिनों का तो स्टोर है, लेकिन आज से 7 दिनों के बाद में हम क्या खाएंगे उसकी पहले से व्यवस्था होनी है। दोस्तों अगर आपके पास में कुछ खाने के लिए है तो आप 7 दिनों तक तो चला लोगे, लेकिन आगे की भी व्यवस्था तो सोचनी पड़ेगी, बाद में ये खाएंगे। ठीक है, तो ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो बिल्कुल भविष्य का नहीं सोचते, भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते, अतः कभी कभी इसको भूखे रहना पड़ता है। स्त्रियाँ खड़बेरी, जड़, रसदार, गोल फल, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे शिकार या कछुआ, दोस्तों कछुआ, मेढक, छिपकलियां, इगुआवा, गिरगिट, दोस्तों गिरगिट को खाया जाता है। दोस्तों मैंने एक बार देखा था कि यहाँ पर एक विदेशी कोई था, यहाँ अफ्रीका वगैरह का कोई था होगा, ये बुशमैन जनजाति का हो सकता है। तो ये गिरगिट नहीं आता है वो कगड़ा, वो गिरगिट का जो होता है ना मुख का जो गला होता है, गले को काट लिया और गले में कुछ उसने भरा, अपनी जेब में से कुछ लिया मसाला, उसके अंदर भरा, उस गिरगिट की जो नाक वो गला काट दिया तो गले के अंदर सेट था ना गले वाला, तो उसके अंदर कुछ भरा और फटाक से खा गया और पूंछ को फेंक दिया। तो ये गिरगिट को भी खा जाते हैं, कहीं पर इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ईंधन, जलाने की लकड़ी, आवश्यक ईंधन यानी कि जलाने की लकड़ी और जल एकत्रित करती है। दोस्तों जलाने की लकड़ी और जल एकत्रित करती है। बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल स्रोतों से दूर स्थापित करते हैं। दोस्तों बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं वो जल स्रोत यानी कि जैसे कि नदियों के किनारे अपना है वो जल डेरा है वो नहीं डालती है, डेरा यानी घर नहीं करती है, यानी कि अपने जंगलों में ये मुख्य रूप से निवासित रहती है, सबसे शिकार, जिससे शिकार उन्हें देखकर भाग न जाए। दोस्तों ये समुद्रों के किनारे अपना जीवन यापन नहीं करती है, ये कहीं और रहती है। जब शिकार की कमी हो जाती है, दोस्तों शिकार की जब कमी हो जाती है तब बुशमैन के छोटे
उसमें छोटे मोटे कीड़े तथा मक्खी तक खा जाते हैं दोस्तों। छोटे मोटे कीड़े जो जमीन पर रेंगते हैं और वो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, उसको भी खा जाते हैं। इतने ये भयानक ये भोजन करते हैं दोस्तों। जब उसको खाने को नहीं मिलता है तब कीड़े मकोड़े को भी खा जाते, नहीं छोड़ते दोस्तों। इतने भूखे होते हैं, खाने के लिए वो